Hello everyone, this is Rupesh Kumar and welcome you all in this IT Jam 2016 to 2005 Electronic and Solid State Physics Solution Series। So आज अपन बात करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के कुछ क्वेश्चंस और आगे देखते हैं फिर क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन इतना कन्फर्म है इलेक्ट्रॉनिक और सॉलिड स्टेट के क्वेश्चंस आएंगे। देखते हैं किन किन टॉपिक के आते हैं जैम 16 से 5 के बीच का। ठीक है, तो ये फटाफट जैम 2010 का यानी कि 2010 का एक क्वेश्चन है जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग, जस्ट वेट। ओके, सो कंसिडर द फॉलोइंग ट्रूथ टेबल। आपको एक ट्रूथ टेबल यहाँ पे दिख रहा होगा, ए बी सी एफ, और ये उनका सिग्नल का इनपुट है। द लॉजिक एक्सप्रेशन एफ इज, तो एफ का क्या लॉजिक एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, एफ का क्या लॉजिक एक्सप्रेशन होगा। आप ये आउटपुट है एफ हमारा और ये जो ए बी सी है ये इनपुट है, तो एफ का क्या होगा वो बताना है। ठीक है, तो बच्चों देखिए आइए कैसे लिखते हैं हम लोग ट्रूथ टेबल, वो आपको सिखाता हूँ। सो हम लोग बेसिकली उसी को लिखते हैं ट्रूथ टेबल में जिसमें आउटपुट 1 आता है। जैसे कि यहाँ पे ए बी और सी हमारा इनपुट है और एफ हमारा आउटपुट है। ठीक है, तो आउटपुट में देखना है कि आपको जहाँ जहाँ पे 1 रहेगा उसी उसी को सिर्फ आपको लिखना है। तो 4 1 है, तो इसी 4 लाइंस को हमें बुलियन अलजेब्रा जो एक्सप्रेशन हम लिखेंगे 1 2 3 और ये 4, ये 4 लाइन ही लिखाया जाएगा और बाकी का कोई मतलब नहीं है। इस सबको हम लोग इनपुट नहीं करेंगे क्योंकि आउटपुट 0 है तो कोई लॉजिक नहीं है। तो ये देखिए F1 है तो पहले इस पे लिखेंगे। देखिए क्या इसको SOP बोलते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट। जैसे देखिए ए का यहाँ पे F आउटपुट हमारा 1 कहाँ पे है, सबसे पहले इस लाइन पे है, तो इस लाइन का इनपुट देखना है ए बी सी का। तो ए का 0 इनपुट है, बी का 0 है, सी का 0 है। तो 0 इनपुट को ए बार से लिखते हैं। ठीक है, और 1 इनपुट को ए से लिखते हैं। जैसे बी में अगर कहीं पे 0 है तो उसको बी बार से लिखेंगे और 1 है तो उसको बी से लिखेंगे। उसी तरह सी में जहाँ जहाँ इनपुट 0 है उसको सी बार से लिखते हैं और लिखेंगे, और जो जहाँ जहाँ पे 1 है सी का वैल्यू उसको सी से लिखेंगे। ठीक है, यहाँ 0 का मतलब नेगेटिव रिवर्स। तो सबसे पहला लाइन में देखिए इसका ए बार हो जाएगा, इसका बी बार, इसका सी बार। तो अब ये प्रोडक्ट करना है, ए बार बी बार सी बार प्लस, अब 1 यहाँ पे, दूसरा 1 यहाँ पे है तो यहाँ पे इसका ए हो जाएगा क्योंकि 1 है, इसका बी बार हो जाएगा, इसका सी बार हो जाएगा क्योंकि 0 0 है। तो ए बार बी बार सी बार प्लस यहाँ पे ए बी बार सी बार, फिर 1 यहाँ पे है, फिर 1 यहाँ पे भी है। यहाँ पे देखिए ए बी बार सी, यहाँ पे ए बी और सी बार। ठीक है, तो ये जो 4 टर्म आ रहा है ये तीनों का प्रोडक्ट लो, ये तीनों का प्रोडक्ट लो, ये तीनों का प्रोडक्ट, ये तीनों का प्रोडक्ट, और ये जो चारों टर्म है प्रोडक्ट का उसको जोड़ देना है। इसको SOP सम ऑफ प्रोडक्ट भी बोलते हैं। लेकिन उसी लाइन पे ये काम करना है जहाँ जहाँ पे आउटपुट क्या है 1 है, तो वो हमारा F आ जाएगा। ठीक है, जिसको आप आउटपुट एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं जो निकालना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं y इक्वल टू वही आ गया है। पहला के लिए ए बार बी बार सी बार, दूसरा के लिए ए बी बार सी बार, ए बी बार सी और ए बी सी बार। दोस्तों आपको बताते चले कि जिन इनपुट का वैल्यू 1 है उसके लिए हम लोग, जैसे जहाँ पे ए का इनपुट का वैल्यू 1 है तो उसके लिए ए लिख रहे हैं, 0 है तो ए बार लिख रहे हैं, उसी तरह से बी और सी के लिए। और ये 4 वही टर्म है जिस पे आउटपुट हमारा क्या दिखा रहा था, 1 आ रहा था। ठीक है, बाकी जिस पे 0 था आउटपुट ऐप का उसको नहीं लिए। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। आप इस 2 टर्म में देख सकते हैं कि बी बार और सी बार कॉमन है, तो हम बी बार सी बार कॉमन ले लिए तो बचा ए प्लस ए बार, और ए प्लस ए बार का वैल्यू दोस्तों 1 होता है। साथ ही ये ए बी बार सी रह गया और ये ए बी सी बार रह गया। चलिए ये ए प्लस ए बार 1 हो गया तो बचा बी बार सी बार, और यहाँ पे बचा ए बी बार सी, और ये टर्म बचा ए बी सी बार यानी ए बी सी बार। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या करेंगे। 1 प्लस ए, बट ये हम कॉमन ले रहे हैं बी बार सी बार, तो यहाँ पे तो है नहीं। यहाँ पे बी बार सी बार तो है लेकिन यहाँ पे सिर्फ बी बार है, तो ऐसा हम लोग कर नहीं सकते हैं, ये गलत हो गया है थोड़ा सा। अच्छा यहाँ पे कहीं ये सी बार तो नहीं है, मैं देख लेता हूँ।
लेकिन मेरे ख्याल से नहीं है, सही है, ए बी बार सी है। तो हम लोग क्या करेंगे, हाँ हाँ, इस दो को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से अगर ए बी बार कॉमन ले लें और यहाँ से अगर ए बी बार कॉमन ले लें तो सी प्लस सी बार 1 हो जाएगा। तो ए बी बार बचेगा, लेकिन ए बी बार फिर किसी से कॉमन नहीं आएगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा मिस्टेक के चलते गड़बड़ हो गया है, और ये गड़बड़ हो गया है, प्रोसेस रॉन्ग जा रहा है। और इसको यहाँ पे चूँकि ये हम कॉपी में सॉल्व करने के बाद यहाँ पे इसको स्कैन करके पेज डालते हैं, तो यहाँ पे उतना सारा ये बहुत लॉन्ग जाएगा, तो उसको यहाँ पे इतना लिखना पॉसिबल नहीं है। तो इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। मैं इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करके डालने की कोशिश करूँगा, फिर से मैं इसका आंसर देखूँगा, ठीक है। ओके, सो इसको स्किप कर, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। मैं उसको देखूँगा नेक्स्ट लेक्चर में ऐड करने का, मुझे याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैम 2009 का है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट बुलियन एक्सप्रेशन। इनमें से कौन एक इनकरेक्ट मतलब गलत बुलियन एक्सप्रेशन है। तो आइए देखते हैं कि इनमें से कौन भाई गलत बुलियन एक्सप्रेशन है। तो सबको इंडिविजुअली चेक करना पड़ेगा, हमें गलत वाला पहचानना है। तो ऑप्शन ए में क्या है, पी बार क्यू प्लस पी क्यू इक्वल टू क्यू। तो अगर आप देखें यहाँ में अगर क्यू कॉमन ले लें आप, चलिए एलएचएस को सॉल्व करते हैं, क्या आरएचएस आ रहा है। तो अगर आप एलएचएस में देखेंगे क्यू कॉमन ले लें तो बचेगा पी प्लस पी बार, तो पी प्लस पी बार 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्यू जो हमारा आरएचएस है, तो यानी ए सही है। चलिए इसको देख लेते हैं बी को। बी में देखिए आपने यहाँ पे पी प्लस क्यू बार इंटू पी प्लस क्यू है, तो चलिए एलएचएस को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। पी को पी से कीजिए तो पी इंटू पी पी ही हो जाएगा। बुलियन अलजेब्रा का नियम है कि अगर कहीं पी इंटू पी है तो ये पी हो जाएगा, कहीं ए इंटू ए है तो सिर्फ ए हो जाएगा, ठीक है, डबल लिखने का कोई मतलब नहीं है। समझ पा रहे हैं कैसे हुआ। ओके, तो पी इंटू पी पी हो गया, उसके बाद पी इंटू क्यू पी क्यू हो गया, देखिए पी प्लस पी क्यू हो गया, क्यू बार इंटू पी तो पी क्यू बार हो गया, और क्यू बार इंटू की, दोस्तों क्यू इंटू क्यू बार हो तो वो जीरो हो जाता है, ए इंटू ए बार हो तो वो भी जीरो हो जाता है, बी इंटू बी बार हो तो ये जीरो हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये उसी का रिवर्स है, तो एक दूसरे के रिवर्स, जैसे बी को 1 लेंगे तो बी बार जीरो होगा, तो 1 इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, ठीक है, दैट्स व्हाट। सो अब आप यहाँ से देखेंगे तो इस दोनों टर्म में से आप एक काम कीजिए, आप कॉमन ले लीजिए पी। तो पी जैसे आप कॉमन लेंगे इस दोनों टर्म में से तो बचेगा क्या, क्यू प्लस क्यू बार बचेगा, और ये क्यू प्लस क्यू बार 1 हो जाएगा तो बचेगा पी, और यहाँ ऑलरेडी एक पी है तो पी प्लस पी 2p नहीं पी ही होगा, बुलियन अलजेब्रा है, ठीक है। ओके, क्योंकि पी का मतलब यहाँ यस है तो यस प्लस यस 2 यस नहीं यस ही होगा, ठीक है, यानी पी होगा। तो आरएचएस भी पी दिया हुआ था, यानी ये भी करेक्ट है। ओके, हमारा जो सी है उसको चेक करते हैं। हमारा सी में देखते हैं क्या है। सी ऑप्शन में p इंटू पी प्लस क्यू इज इक्वल टू क्यू। तो चलिए एलएचएस को सॉल्व करते हैं, देखते हैं आरएचएस यानी क्यू आ रहा है कि नहीं। तो p इंटू पी प्लस क्यू, तो p इंटू पी प्लस क्यू, तो अंदर कीजिए p को, अगर कहीं पे p इंटू पी प्लस क्यू है तो p को अंदर कीजिए, p इंटू पी हो जाएगा, p इंटू क्यू पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब अगर p कॉमन ले लीजिएगा तो 1 प्लस क्यू आएगा, ठीक है ना, p कॉमन लीजिएगा तो 1 प्लस क्यू आएगा, और 1 प्लस क्यू का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो बचेगा p। और हमारा क्या था, आ रहा है p, लेकिन देखिए ऑप्शन में दिया था RHS क्यू, सॉल्व करके आ रहा है हमारा p आ रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है q दिया हुआ है, मतलब ये इनकरेक्ट है। तो हमें पहचानना था कि कौन इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन सी इनकरेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए डी को भी सॉल्व करके देख लेते हैं ताकि आपको कंसेप्ट थोड़ा आ जाए। डी में देखिए हम क्या कर रहे हैं, सॉरी डी में हम क्या कर रहे हैं, पी बार क्यू बार कॉमन ले रहे हैं। तो पी बार क्यू बार कॉमन लेंगे तो इस दो टर्म में से अगर पी बार क्यू बार कॉमन लेंगे तो बचेगा आर बार यहाँ पे और यहाँ आर, तो आर प्लस आर बार ए प्लस ए बार 1 हो जाएगा, तो बचेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पी क्यू बार आर बार और यहाँ पी क्यू बार आर है, ठीक है। तो पी क्यू बार और ये पी क्यू बार कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी पी क्यू बार कॉमन आ गया, तो बचा यहाँ से आर बार यहाँ से आर, तो आर प्लस आर बार 1 आर प्लस आर बार 1, तो बचा क्या पी बार क्यू बार और पी क्यू बार,
देखिए पी बार क्यू बार और पी क्यू बार बचा। अब इससे भी कॉमन आएगा। ओके, सो अब देख सकते हैं, अब ये दोनों में से हम क्यू बार कॉमन ले सकते हैं, तो पी प्लस पी बार बचा और पी प्लस पी बार का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, सिर्फ क्यू बार बचेगा। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, क्यू बार आ रहा है। तो डी का देख लेते हैं क्या है। यस, डी में इज इक्वल टू लास्ट में क्यू बार ही दिया हुआ था, आपको थोड़ा सा कट गया है, तो ये भी सही है। तो ये 3 करेक्ट है एक्सप्रेशन और ये एक एक्सप्रेशन है जो इनकरेक्ट है, तो हमें इनकरेक्ट वाला पहचानना था, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस केस में, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जेम 2008 का क्वेश्चन है, द लॉजिक एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट वाई ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज। हमें आउटपुट वाई जो है उसका एक्सप्रेशन बताना है। इसके लिए ये जो आपको लॉजिक गेट दिख रहा है, तो हम देखिए इसी पे कैलकुलेशन किए हैं, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक पी इनपुट है, यहाँ पे एक क्यू इनपुट है और यहाँ पे एक एस इनपुट है, यहाँ पे एक आर इनपुट है। ठीक है, तो आइए यहीं पे समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो जैसे यहाँ पे P डालेंगे, चूँकि ये नॉट गेट है तो ये क्या दे देगा, P बार दे देगा, और वो P बार यहाँ पे पहुँच गया है। ठीक है, उसी तरह जैसे यहाँ पे Q देंगे तो उस Q का एक टर्मिनल यहाँ पहुँच जाएगा और दूसरा एक यहाँ पे पहुँच जाएगा, और ये जो R है वो तो यहीं पे सीधा डाला हुआ है, और S जो है S यहाँ पे पहुँच के रेडी है। ठीक है, इतना समझ में आई होप कि आ गया होगा। अब आप देख सकते हैं कि ये क्या है, एक और गेट है, तो इसका एक इनपुट P, ये एक नॉर गेट है लेकिन नॉट को बाद में कंसिडर करेंगे, ये एक पहले और की तरह बिहेव करेगा, फिर इसमें देखिए नॉट लगा है। ठीक है, तो नॉट मतलब वो बार लगा देगा जो भी आएगा एक्सप्रेशन उसमें, तो उसको बाद में देखेंगे, पहले तो एक और गेट है। तो और गेट का देखिए 2 इनपुट मिल रहा है, एक पी बार इनपुट मिल रहा है, एक क्यू, और आपको और गेट का बुलियन अलजेब्रा मालूम होगा कि ये इनपुट का ऐड कर देता है। जैसे पी बार और क्यू दे रहे हैं इनपुट, तो इसका बुलियन एक्सप्रेशन आउटपुट क्या मिलेगा, पी बार प्लस क्यू, क्या मिलेगा, पी बार प्लस क्यू। ठीक है, अब देखिए इस और गेट में चूंकि एक नॉट भी लगा हुआ है, तो पी बार प्लस क्यू के और गेट क्या दिया, पी बार प्लस क्यू, और चूंकि नॉट लगा है तो पूरा में बार लगा देगा। ठीक है, तो देख सकते हैं आप कुछ इस तरह से आउटपुट आ गया इस नॉर गेट का। तो अब ये जो दूसरा वाला नॉर गेट है उसमें एक इनपुट ये मिला इसको, पी बार प्लस क्यू का होल बार, एक इनपुट की तरह उसके लिए काम करेगा क्योंकि ये चीज़ यहाँ पहुँच गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये जो है एक नैंड गेट है, ये क्या है, एक नैंड गेट है, एंड प्लस नॉट, तो इसका एक इनपुट क्यू आया, एक इनपुट आ रहा है, और आपको एंड गेट मालूम है, एंड गेट का बुलियन अलजेब्रा होता है कि मल्टीप्लाई कर देगा क्यू और आर को, दोनों इनपुट को, तो मल्टीप्लाई कर दिया एंड गेट, और चूंकि इसके साथ एक नॉट गेट भी लगा है तो फिर वो पूरा पे बार लगा देगा, तो क्यू इंटू आर का होल बार हो गया, ये उसका आउटपुट निकल गया इस नैंड गेट का। ठीक है, तो ये क्यू इंटू आर का जो पूरा होल बार है ये यहाँ पे पहुँच गए, और ये अब इनपुट का काम करेगा इस नॉर गेट के लिए। समझ पा रहे हैं ना? ओके, तो चलिए देखते हैं अब। अब ये चूँकि फिर से और गेट है और साथ में एक नॉट गेट लगा है, तो ये इसको और इसको मल्टीप्लाई करेगा, देखिए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा पी बार प्लस क्यू का होल बार, सॉरी ऐड करेगा, और गेट है सॉरी ऐड करेगा, तो इस चीज़ को और इस चीज़ को ऐड करेगा, और चूंकि ये नॉट लगा है तो पूरा का होल बार लगा देगा। देखिए इस चीज़ को ऐड किया और पूरा का होल बार लगा दिया। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? ओके, मतलब जैसे पी बार प्लस क्यू का होल बार और इसके साथ ऐड करेगा क्यू इंटू आर का बार, और पूरा का होल बार लगा देगा क्योंकि यहाँ पे एक नॉट गेट भी और के साथ लगा हुआ है। तो फाइनली ये मिल गया हमको, समझ पा रहे हैं ना, ये मिल गया हमको यहाँ पे, और ये यहाँ से एस जाके यहाँ पे था। अब ये फिर से एक और गेट है यार, क्या है, और गेट है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक नॉट गेट है, यहाँ पे एक नॉट गेट है, तो दोनों नॉट गेट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। क्या कर देगा? कैंसिल आउट कर देगा, तो उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। अब देखिए एक इनपुट इसका एस है और एक इनपुट ये इतना बड़ा है, और गेट है, तो दोनों इनपुट को जोड़ देगा, जोड़ेगा ना, देखिए जोड़ रहा है, पी बार प्लस क्यू का बार का होल बार प्लस मतलब प्लस क्यू इंटू आर बार का होल बार प्लस एस कर दिया। आप देख सकते हैं पहले दो टर्म को एक टर्म को ऐड किया और फिर पूरा का होल बार लगा दिया क्योंकि यहाँ एक नोट लगा था, फिर से यहाँ पे एक नोट लगाया देखिए और एक होल बार लगा दिया, तो दोनों होल बार एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो फाइनली बचेगा जो बचेगा वो ये बचेगा, ये वाला। ठीक है, ये वाला सिर्फ बचेगा, ये वाला एक एक बार को हटा देंगे, क्योंकि आप ऐसे एज्यूम कीजिए ना, ये नॉट और ये नॉट से क्या होगा, 2 बार आएगा, तो 2 सिमिलर बार आएगा तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ठीक है,
ओके, सो दो नॉट गेट लगाएंगे तो आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक नॉट गेट लगाए हैं आप और 1 इनपुट दे रहे हैं तो 0 मिलेगा। फिर से एक नॉट गेट लगा दिए, फिर से 1 मिलेगा, तो जो इनपुट डाले थे वही मिल जाएगा आउटपुट आपको। तो दो नॉट गेट है तो इन लोग को हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं इन लोग का, आप इमेजिन कर लीजिए। तो यहाँ पे एक एस इनपुट है और ये आप एक ये इनपुट है, बस दोनों को जोड़ देगा। ये और गेट क्या करेगा, दोनों को जोड़ देगा। तो दोनों को जोड़ के क्या देगा, एक ये वाला इनपुट है। इनपुट को ध्यान से अगर हम लोग देखेंगे तो क्या है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं। एक इनपुट है पी बार प्लस का होल बार प्लस क्यू बार इंटू आर और पूरा का होल बार, ये एक इनपुट है। इसके साथ ऐड करना है एस को, ठीक है। तो ये हमारा बुलियन एक्सप्रेशन वाई हो जाएगा। और चूंकि इधर दो नॉट गेट है तो क्या करेंगे, एक पूरा होल बार देंगे फिर एक होल बार देंगे। दो नॉट गेट है तो दोनों फिर से एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो बचेगा सिर्फ ये। तो यही हमारा फाइनल एक्सप्रेशन वाई होगा इस लॉजिक गेट के लिए। क्लियर है। इसको फर्दर और आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आंसर मैच नहीं कर रहा है तो, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझा पाए होंगे हम। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन उसी टर्म में था, तो ये हमारा ऑप्शन है पी बार प्लस क्यू का बार प्लस क्यू इंटू आर बार होल बार प्लस एस, ठीक है। इसी को अब मैं और सिंप्लीफाई नहीं करना था, तो खैर अच्छा बात है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जैम 2006 का है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द ट्रूथ टेबल फॉर द गिवन सर्किट इज। आपको जो यहाँ पे सर्किट दिख रहा है उसके लिए ट्रूथ टेबल बताना है कौन इनमें से सही है। तो ये भी आसान क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए यहाँ पे एक एंड गेट दिख रहा है, यहाँ पे एक एंड गेट दिख रहा है, यहाँ पे एक नॉट गेट दिख रहा है और यहाँ पे एक और गेट दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये जे है, ये के है और ये क्यू है। तो मैच करते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। तो हिट एंड ट्रायल से इसको सॉल्व करना था कि आपको सारे ऑप्शन डाल के देखने हैं फिर मैच कराना है, इसका यही मेथड है। तो हम सी सही है तो इसी को चले डालते हैं जे के क्यू। तो जे 0 देंगे, के 0 देंगे, तब देख लेते हैं क्यू 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए जे 0 देते हैं। तो जे जैसे 0 देंगे, 0 यहाँ पहुँचेगा एक, और यहाँ नॉट गेट है तो 0 को 1 बना देगा, तो यहाँ पे फाइनली एक 1 पहुँच गया। और ये के को भी 0 दिए हैं तो के का एक 0 यहाँ पहुँचा और के का दूसरा 0 यहाँ पहुँचा, इस तरह से, ठीक है। तो इस एंड गेट का दोनों इनपुट हो गया 0 0, तो ये 0 देगा एंड गेट। और इस एंड गेट का एक इनपुट 0 हुआ, एक इनपुट 1 हुआ। तो आपको मालूम है एंड गेट में दोनों 1 होने पे ही 1 मिलता है। एक भी अगर 1 छोड़ के कुछ हो 0 हो तो क्या मिल जाएगा, 0। तो इसका भी 0 मिल गया। अब ये दोनों 0 0 यहाँ पहुँचा तो और गेट 0 0 का 0 ही देता है, क्योंकि और गेट एटलीस्ट 1 होने पे 1 देता है, ठीक है, अदरवाइज 0 देता है। तो सही है, 0 0 डालने पे 0 मिल रहा है आउटपुट, यानी कि क्यू। अब देखते हैं 0 और 1 डालने पे क्या मिल रहा है। इसको जैसे 0 डालेंगे तो यहाँ पे 0 पहुँच गया और ये 0 का नॉट गेट क्या बना देगा, 1 बना देगा, यहाँ 1 पहुँच गया, ठीक है। और के क्या डाल रहे हैं इस केस में, 1 डाल रहा है, तो के 1 डालने से यहाँ एक 1 पहुँचेगा और यहाँ एक 1 पहुँचेगा। तो 0 और 1, तो इसका 0 ही मिलेगा एंड गेट का, क्योंकि दोनों 1 होने पे सिर्फ 1 मिलता है एंड गेट में। और इस एंड गेट का दोनों 1 1 हो गया तो 1 मिलेगा, तो ये 1। तो 0 और 1 इस और गेट के पास पहुँचा। तो आपको मालूम है और गेट में एटलीस्ट 1, अगर एक इनपुट 1 है तो 1 मिलेगा, तो 1 मिल जाएगा, क्योंकि 0 और 1 एक तो 1 है ना, तो आउटपुट 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए आउटपुट 1 आ गया। तो ये भी सही है सेकेंड वाला। थर्ड और 4 भी मैच कर लेते हैं। ओके, सो अब क्या डाल रहे हैं, अब डाल रहे हैं 1 और 0, यानी जे का वैल्यू 1 डाल रहे हैं। तो दोस्तों जैसे आप जे का वैल्यू 1 डालेंगे तो ये 1 यहाँ पहुँचेगा और ये नॉट गेट बना देगा उसको 0, तो यहाँ पहुँच जाएगा 0। चूँकि 0 हो चुका है इस एंड गेट का एक इनपुट, तो अब ये के का वैल्यू कुछ भी डालो, इसे के का वैल्यू 0 है, तो यहाँ के का वैल्यू जैसे 0 देंगे तो यहाँ एक 0 पहुँच जाएगा, यहाँ एक 0 पहुँच जाएगा। 0 0 का 0 और ये 1 0 का 0, 0 0 का 0, तो ये भी सही है, ठीक है। अब 1 1 डालने पे क्या 1 आ रहा है, चलिए देख लेते हैं। 1 जैसे डालेंगे यहाँ पे 1 आ जाएगा और इस नॉट गेट में 1 का ही बना देगा, तो यहाँ 0 पहुँच जाएगा। के भी 1 है तो के का एक वैल्यू यहाँ 1 हो जाएगा, के का दूसरा इनपुट यहाँ 1 चला जाएगा,
क्योंकि के देखिए यहाँ से भी लिंक है, यहाँ से भी लिंक है। तो अभी 1 1 का इस एंड गेट 1 देगा और इस 0 1 का 0 देगा, तो 0 1 का ये क्या दे देगा, 1 दे देगा। यस, तो ये सही है। इसी तरह से आप बाकी को मैच कर लें। जैसे देखिए हमने देखा कि 0 0 डालने पे क्या आ रहा है, 0, तो 0 0 डालने पे 0 आ रहा है, इसका भी चलिए सही है। 0 0 डालने पे इसका 1 आ रहा है, तो ये पहले ही ख़त्म हो गया। 0 0 डालने पे इसका 1 आ रहा है, तो ये भी ख़त्म हो गया। ठीक है, अब बचा हमारा जो ऑप्शन, वो किस में बचा, सिर्फ इसमें और इसमें लिंकअप होगा। तो अब देखिए, सॉरी, इसमें सी और डी में बचा। उसके बाद जब हम 0 1 डाले तो 1 आया, तो 0 1 डाले तो इसमें भी 1 आया। ठीक है भाई, लेकिन जब हम 1 0 डाले तो इसमें 0 आया, मेरा सही 0 आया, लेकिन 1 0 पे इसमें 1 है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, ये भी फेल हो गया। अब तो ऑप्शन से इस तरह से हमारा क्या है, सही है। बाकी को आप चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। आपका कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंसेप्ट के दृष्टिकोण से। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। जैम 2005 का टाइमिंग डायग्राम बनाना है इसमें, उसको बाद में देखेंगे। ओके, सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर NaCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर, यानी कि सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर के लिए इनमें से कौन सा सही है, आपको ये बताना है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि इट इज़ ए सिंपल क्यूबिक लैटिस विथ 1 एटम बेसिस, it is a face centered cubic lattice with 1 atom basis, it is a simple cubic lattice with 2 atom basis, और it is a face centered cubic lattice with 2 atom basis। आपको NaCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है दोस्तों, ये दरअसल में ये जो है 2 एटम बेसिस है और FCC है ऑफकोर्स। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस विथ 2 एटम बेसिस, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। आइए इसका कुछ थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, कुछ एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा। ओके, सो द NaCl crystal structure consists of Na plus and Cl minus ions. We all know that कि NaCl ब्रेक करेगा तो Na plus और Cl minus आयन नहीं होगा इसके पास। Arranged alternatively in a cubic pattern, the Na plus ions are situated at the corners as well as at the center of the faces of the cube. Thus we can say that Na plus ions lies on a face centered lattice with 2 atoms, sodium and chlorine bases. ओके, सो ये एक FCC बनाता है दोस्तों। कुछ इस तरह से हम लोग अगर बात कर लें तो सोडियम जो है Na प्लस आयन सारे कॉर्नर पे मौजूद होता है और हर फेस के सेंटर पे मौजूद होता है। साथ में ये फेस के सेंटर पे भी मौजूद होता है। ठीक है, और जो क्लोरीन है वो क्लोरीन यहाँ पे एज सेंटर्ड होता है। ठीक है, क्लोरीन देखिए एज सेंटर्ड होता है सिर्फ। तो आप देख सकते हैं कि फेस सेंटर्ड है विथ 2 एटम बेसिस, 2 क्लोरीन आयन के साथ एटम, एक सोडियम में क्लोरीन, एक सोडियम में क्लोरीन एटम अल्टरनेटिवली है। ठीक है, तो दैट्स व्हाट ये FCC है, क्योंकि फेस सेंटर्ड है, फेस पे सोडियम Na प्लस मौजूद होता है और 2 एटम बेसिस है। ये सोडियम और क्लोरीन 2 एटम बेस हैं, इनके 2 एटम से क्रिस्टल बना है, दैट्स व्हाई 2 एटम बेसिस। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट वन है। जैम 2005 का भी ये क्वेश्चन है दोस्तों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए क्रिस्टलाइन सॉलिड द एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर E-K relation for an electron of mass m is given by E is equal to h square k 2k minus 3 by 2m. The effective mass of the electron in the crystal is। दोस्तों E और K का जो रिलेशन दिया हुआ है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, कुछ इस तरह से दिया हुआ है और अपने को बताना है कि इफेक्टिव मास क्या होगा इलेक्ट्रॉन का इस क्रिस्टल के लिए। दोस्तों इफेक्टिव मास वेलोसिटी के साथ वेरी करता है। एक ऐसा मास इलेक्ट्रॉन का जो क्रिस्टल में वेलोसिटी के साथ वेरी करता है। ये इनफाइनाइट भी होता है, नेगेटिव भी होता है। ठीक है, तो ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो गिवन दैट है E इक्वल टू इतना रिलेशन E और K के बीच में, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। इफेक्टिव मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन बी गिवन एज, जो इफेक्टिव मास होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन का, उसको कुछ इस तरह से दिया जाता है। दैट इज, दिस इज नॉट h स्क्वायर, दिस इज h कट स्क्वायर। h कट इज इक्वल टू होता है h/2 पाई। ठीक है,
तो ये एच कट स्क्वायर होता है फॉर्मूला में, इफेक्टिव मास इक्वल टू होता है एच कट स्क्वायर बाय डो स्क्वायर ई बाय डो के स्क्वायर, यानी कि जो एनर्जी है इसका के रिस्पेक्ट में डबल डिफ्रेंसिएशन। तो आइए डबल डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं हम लोग। लेट्स से दिस फॉर्मूला इज इक्वेशन 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 आप इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट कीजिए तो देखिए क्या मिलेगा। ओके सो आप देख सकते हैं कि इसको हमने 2 बार डिफ्रेंशिएट किया है। एच कट स्क्वायर के को अंदर कर दिए हैं तो एच कट स्क्वायर 2 कट जाएगा, देखिए अंदर करेंगे तो बचेगा एच कट स्क्वायर के स्क्वायर बाई एम। एच कट स्क्वायर ई इक्वल टू देखिए क्या बचेगा 2 एच कट स्क्वायर के स्क्वायर बाई 2 एम, 2 कट गया, एच कट स्क्वायर के स्क्वायर बाई एम माइनस 3 एच कट स्क्वायर के बाई 2 एम, अंदर में इसको भी ले जाइए। अब ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू के वी विल गेट, यहाँ से आप देख सकते हैं 2 ऑलरेडी कट चुका है और के के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या बचेगा के स्क्वायर का 2k बचेगा, तो 2k एच स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई एम, यहाँ 2 काट दीजिए, 2 एच स्क्वायर के बाई एम माइनस यहाँ से देखिए क्या बचेगा, यहाँ से सिर्फ बचेगा 3 एच स्क्वायर बाई 2 एम। अब हर एक बार के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये पूरा कांस्टेंट है, यहाँ पे के मौजूद नहीं है, 0 हो जाएगा और इसका क्या बचेगा सिर्फ बचेगा 2 एच स्क्वायर बाई एम। ठीक है 2 एच स्क्वायर बाई एम, देखिए डबल डिफ्रेंशिएशन करने से आ गया। यहाँ पे लंबा चौड़ा प्रोसेस है तो उस पर अपना जाएँ, आप अपने अनुसार थोड़ा सा कैलकुलेट कर लें, ईजी पड़ेगा 2 एच स्क्वायर बाई एम। उसके बाद देखिए अब इसको वैल्यू को वहाँ पे रख दीजिए। दरअसल ये क्वेश्चन में एच दिख रहा है, दरअसल प्रिंट मिस्टेक है, एच कट स्क्वायर हर जगह ये जो क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, यानी कि ये हमारा 2 एच कट स्क्वायर बाई एम आ गया। तो इफेक्टिव मास क्या होता है एच कट स्क्वायर बाई 2 एच कट स्क्वायर बाई एम। तो देखिए हमने 2 स्क्वायर ए बाई 2 के स्क्वायर का वैल्यू रख दिया यहाँ पे 2 एच कट स्क्वायर बाई एम। तो एच कट स्क्वायर कट गया तो बचा कितना एम बाई 2। तो हमारा इफेक्टिव मास कितना गया दोस्तों एम बाई 2 आ गया। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का है। इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द फ्री कैरियर कंसंट्रेशन एन in per centimeter cube varies with temperature T which is in Kelvin as shown in the figure alongside 1000 divided by T यानी 1000 पर T, जहाँ पे T केल्विन में है, इस एक्सिस में लिया गया है और इस एक्सिस में लिया गया है ln ऑफ n, यानी कि ये जो कंसंट्रेशन है पर सेंटीमीटर की उसका ln लॉग लिया गया है, ln n के साथ ये ग्राफ लिया गया है, कुछ इस तरह से ग्राफ मिल रहा है। ठीक है, द बैंड गैप ऑफ द सेमीकंडक्टर इज, तो अपने को बैंड गैप बताना है उस सेमीकंडक्टर के, यानी कि ईजी एनर्जी बैंड गैप कितना होगा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, जहाँ पे देखिए हमें कुछ दे रखा है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बीच 8.625 इंटू 10⁻⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन ये दे रखा है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस है, खैर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, फार्मूला वगैरह याद रखें। इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन कैन बी एक्सप्रेस एज Ni इज इक्वल टू Nc Nv पावर 1/2 e टू द पावर माइनस Eg/2 kT। Nc जो है कंडक्शन और वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इन कंडक्शन बैंड, Nv क्या है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इन वैलेंस बैंड, और Eg एनर्जी बैंड गैप है, T टेम्परेचर है और K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप Ni का स्क्वायर करेंगे यहाँ से तो आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ से ये रूट चूँकि पावर 1/2 हट जाएगा Nc Nv, और यहाँ से ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 नीचे वाला 2 और ऊपर में 2 कट जाएगा तो e टू द पावर माइनस Eg/kT बचेगा। ठीक है, Ni स्क्वायर मिल गया। वेयर सिम्बल्स ऑफ देयर विजुअल मीनिंग ऑफ कोर्स नाउ वी कैन राइट Ni 1 स्क्वायर।
तो Ni1² करेंगे तो NCN भी चेंज नहीं होने वाला है, e⁻⁻ टेम्परेचर चेंज होगा, अलग अलग टेम्परेचर पे नंबर ऑफ कंसनट्रेशन अलग अलग होगा चार्ज कैरियर का। और Ni2² अगर करेंगे इंट्रिंजिंग सेमीकंडक्टर, Ni स्टैंड फॉर इंट्रिंजिंग, तो Ni2² करेंगे NCN भी e⁻⁻Eg/kT2 हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का रेशियो। तो देखिए आप रेशियो लेने पे Ni1² Ni2² इज इक्वल टू e⁻⁻Eg/kT1 e⁻⁻Eg/kT2, तो e⁻Eg/1/kT2 माइनस kT1, तो k भी कॉमन आ जाएगा। अच्छा, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड वी विल गेट, आप जैसे यहाँ से देखिए k भी बाहर आ जाएगा, तो e⁻Eg/k 1/T2 माइनस 1/T1 होगा। अगर आप यहाँ पे लॉग लेते हैं दोस्तों, दोनों साइड में अगर लॉग लेते हैं तो इधर ln e हो जाएगा, तो ln e जैसे हो जाएगा तो सिर्फ ये वाला टर्म मिल जाएगा और ये ln e 1 हो जाएगा, तो मिलेगा सिर्फ हमें Eg/k 1/T2 माइनस 1/T1, क्योंकि आपको मालूम है अगर ln e⁻x है तो हमें सिर्फ x मिलता है, x ln e हो जाता है और ln e 1 हो जाता है नेचुरल लॉग e, तो x सिर्फ बचता है जो पावर रहता है, तो ये सिर्फ बच गया। और LHS में लॉग लेने का क्या फ़र्क पड़ेगा, आप देख सकते हैं कि ln ऑफ दिस हो जाएगा Ni1/Ni2 का होल स्क्वायर, ln ऑफ Ni1/Ni2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी इस 2 को हम लोग बाहर ला सकते हैं, तो इस पावर जो बाहर आ जाता है तो 2 ln Ni1/Ni2 बच गया, ठीक है। और उधर क्या बचा, Eg/k 1/T2 माइनस 1/T1। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस 2 तो मल्टीप्लाई टर्म है एक बाहर में, ये ln a/ln b का फॉर्मूला होता है, ln a/b का मतलब होता है ln a माइनस ln b, ठीक है। और 2 मल्टीप्लाई है देखिए यहाँ पे बाहर में, तो ln Ni1 माइनस ये 2 दोनों में है, मिस प्रिंट है, और ये माइनस ln Ni2, ठीक है, इज इक्वल टू Eg/k 1/T2 माइनस 1/T1। कंसिडरिंग द गिवन फिगर इन द क्वेश्चन वी कैन राइट, ये 2 देखिए बाहर में है, और ln Ni1 36.5 माइनस 32.5 इक्वल टू Eg/1000k इक्वल टू T2 के जगह देखिए T2 जो है वो 1000/T2, और या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए 1000 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हम एक काम कर रहे हैं, इसको 1000 से ऊपर नीचे देखिए मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, 1000 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, तो देखिए 1000 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पे नीचे में 1000 के हो गया, के ऑलरेडी था, और ऊपर में ये मल्टीप्लाई हो गया दोनों टर्म में 1000। अब 1000/T2 माइनस 1000/T1 का वैल्यू देखिए 3 और 2 है रेस्पेक्टिवली, 1000/T2 और 1000/T1, 1000/T2 का वैल्यू 3 और 1000/T1 का वैल्यू 2 ले रहे हैं। कहाँ से ले रहे हैं, ग्राफ से ले रहे हैं, आप देख सकते हैं। ओके, सो ये देखिए 1000/T का ग्राफ है, ठीक है, तो हम इस पॉइंट को 1000/T2 पॉइंट माने, इस T2 पॉइंट माने, इस टेम्परेचर को पॉइंट को T1 पॉइंट माने, तो 1000/T2 का वैल्यू 3 हो जाएगा, 1000/T1 का वैल्यू 2 हो जाएगा, ठीक है। और 1000/T2 ये जो पॉइंट है 3, इसके कोरस्पॉन्डिंग है 32.5 है, और इस 2 के कोरस्पॉन्डिंग कितना है दोस्तों, 36.5 है, जो ln Ni का वैल्यू है, ln Ni का वैल्यू है, तो उसको भी देखिए हम यहाँ पे रख दिए हैं 32.5 और 36.5। ओके, सो ln लेने भूल गया दोस्तों, यहाँ पे ये ln होगा, ln 36.5 और माइनस ln 32.5, और बाहर में मल्टीप्लाइड बाई 2 है, यहाँ पे ln 36.5 होगा, यहाँ ln 32.5 होगा, और ये 1000/T2 3 और 1000/T1 2 हो गया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ग्राफ। अब बाय सॉल्विंग ऑल ऑफ दिस, यहाँ पे ln भूल रहे हैं आप, कैलकुलेट कर लें अच्छा से, ठीक है, प्रिंट में थोड़ा मिस्टेक है, तो इसको आप सारा वैल्यू, उसके बाद तो आपको सब कुछ मालूम है, ln का वैल्यू आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, सब कुछ मिल गया। आप के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, सबको पुट पाट करके आप देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आप निकाल लिए, तो आपको मिलेगा 0.69 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप इसके कैलकुलेशन पर ना जाए, आप अपना कैलकुलेशन कर लें आंसर कितना है, क्योंकि यहाँ मिस्टेक है, ln नहीं लिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आंसर आएगा अप्रॉक्स 0.69 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि ऑप्शन डी क्या होगा दोस्तों, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आशा करता हूँ कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा कैसे करना है। आप कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं दें, क्योंकि आप IT का तैयारी कर रहे हैं, आप रेलवे ग्रुप डी का तैयारी नहीं कर रहे हैं, सो आप बच्चा क्लास में नहीं है, आप
कृपया कैलकुलेशन पे ऐसे कहीं पे मिस्टेक हो जाती है, हमसे भी कहीं पे बोलने में कोई चीज़ छूट जाती है, आपको कोई चीज़ है लेकिन वो नहीं लिखा हुआ है, तो उसको अपने से कंसिडर करें, ठीक ठाक कर लें, ठीक है। मैटर करता है स्टेप कंसेप्ट सही है या नहीं, कैलकुलेशन गलत हो भी सकता है ऑफकोर्स, उस पर मैटर नहीं करता है, उसको अपने से ठीक कर लें। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है दोस्तों। फर्मी एनर्जी ऑफ सर्टेन मेटल M1 इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक मेटल है, कोई भी मेटल M1 नाम दिया गया है यहाँ पे, जिसका फर्मी एनर्जी कितना है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ए सेकेंड मेटल M2 हैज़ एन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विच इज 6% हायर देन दैट ऑफ M1। अब एक सेकेंड मेटल M2 ये कंसिडर कर रहा है जिसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दोस्तों वो 6% हायर देन दैट ऑफ M1 है। मतलब जो फर्स्ट मेटल है उससे इसका इलेक्ट्रॉन कंसनट्रेशन 6% ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। Assuming that the free electron theory is valid for both the metals, the Fermi energy of M2 closest to। तो सेकेंड जो मेटल है M2 उसका फर्मी एनर्जी कितना होगा अप्रॉक्स। आइए देखते हैं फर्मी एनर्जी का फार्मूला। दोस्तों जो फर्मी एनर्जी का फार्मूला होता है EF, वो होता है h²/8π²m 3π²n/2/3। आप स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो ये फर्मी एनर्जी का फार्मूला पढ़ते होंगे। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1। यहाँ पे एच प्लैंक कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन क्या है स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, दरअसल ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है। डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यह नंबर डेंसिटी बोलते हैं इसको। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन सी दैट EF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n⁻² 2/3। ऑफकोर्स फर्मी एनर्जी नंबर कंसनट्रेशन पे पावर 2/3 से डिपेंड करता है। Let Fermi energy corresponding to metals M1 and M2 are EF1 and EF2 respectively, then we can write EF1 by EF2 equal to N1 by N2 का पावर 2/3। ऑफकोर्स ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए हमें ये मालूम है ये पूरा में पावर है 2/3, यहाँ पे सिर्फ नहीं, ये पूरा में पावर 2/3 है, ठीक है। N1 को N1 रहने दीजिए और N2 कितना है N1 प्लस 6% ऑफ N1। N2 कितना है N1 प्लस 6% ऑफ 6% ज़्यादा है ना N1 से, तो N1 प्लस 6% ऑफ N1, यानी कि 6% ऑफ N1 मतलब 6/100% हटाएंगे तो, और N1 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 6/100 इंटू N1 हो जाएगा। तो ये N2 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा था कि जो सेकेंड मेटल M2 है उसमें इलेक्ट्रॉन कंसनट्रेशन 6% ज़्यादा है। 6% ज़्यादा है मतलब N1 के इतना तो है ही, प्लस N1 के इतना है ही, प्लस N1 से 6% ज़्यादा मतलब 6% ऑफ N1, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे N2 का हमने कैसे लिखा है N1 इंटू 1 प्लस 6/100, और ये पूरा का पावर कितना है दोस्तों 2/3 है, ठीक है। तो ये पूरा का पावर 2/3 है, गलत है, थोड़ा मिस्टेक है। तो ये देखिए N1 कट जाएगा, बचेगा क्या 1/1 प्लस 6 का पावर 100, तो ये 1 प्लस 6/100 मतलब 0.06 हो जाएगा। तो 1 प्लस 0.06 1.06, तो 1/1.06 का पावर 2/3 आपको कैलकुलेट कर लेना है कंप्यूटर से। इसे सॉल्व करने के बाद ये कुछ इस तरह से ही आ जाएगा। और जो इधर क्या था LHS में क्या था, फर्मी एनर्जी ऑफ मेटल 1 और फर्मी एनर्जी ऑफ मेटल 2। तो पहला का 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया और दूसरा का निकालना है। तो पहला का 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट EF2 निकालना है इज इक्वल टू दिस। सो नाउ यू कैन जस्ट कैलकुलेट इट। ये देखिए इसने अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाया है, आप सीधा कैलकुलेटर से 1.06 का पावर 2/3 निकाल लें, फिर उसका 1 निकाल लें और EF2 आप निकाल सकते हैं। आपको कैलकुलेटर एग्जाम में प्रोवाइड होता है, ठीक है। तो बाय सॉल्विंग इट 1 विल गेट 5.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोस्तों अगर कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक होता है, आपके आंसर कुछ और आती है एग्जैक्ट कैलकुलेशन के बाद, तो इट मे भी पॉसिबल, ठीक है। तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपना आंसर सेट कर सकते हैं। अगर सही कैलकुलेशन आपको करने के बाद कुछ ये आ रहा है तो ऑफकोर्स ये आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि प्रोसेस में कोई गलती नहीं है, होगा तो कैलकुलेशन में, तो कैलकुलेशन सही कर लेते हैं आप तो करेक्ट है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें। कुछ बच्चे कमेंट पे लिखते हैं, तो ज़्यादा कमेंट पे ना लिखने की कोशिश करें। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होता है तो उसको अपने ठीक कर लें, दिल पे पेशेंस रखें कि हाँ आप सही हैं। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन।
क्वेश्चन है फिगर्स 1 एंड 2 रिप्रेजेंट रेस्पेक्टिवली। अच्छा 1 और 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये दिख रहा होगा, जो ये है ये तो नैंड गेट है ना, नैंड गेट, यस। तो नैंड गेट वो है, तो भैया जिस पे पहला नैंड ऑप्शन नहीं हो कट जाएगा, नॉर बता रहा है कट जाएगा, नॉर बता रहा है कट जाएगा, और बता रहा है कट जाएगा। तो एलिमिनेशन मेथड से ऐसे ही सॉल्व हो गया, ऑप्शन सी सही होगा। कुछ बच्चे ये चीज़ नहीं पहचान पा रहेंगे ये कौन सा गेट है। ये ये इसको बबल और गेट बोलते हैं। देखिए 2 नॉट ऐसे लग रहा था, और गेट, ये और गेट है और इस पर 2 ऐसे नॉट गेट लगा हुआ है दोनों इनपुट पे, तो इसको बबल और बोलते हैं। और बबल और गेट जो होता है, अभी हमने एक लेक्चर बनाया था उस बबल और गेट को पहला ही वीडियो में, उसको नैंड गेट बोलते हैं। बबल और गेट किसकी तरह बिहेव करता है, नैंड गेट की तरह। तो ये भी नैंड गेट, ये तो नैंड गेट है ही, आप पहचान पा रहेंगे, और बबल और गेट को भी नैंड गेट बोलते हैं, ठीक है। तो नैंड वैसे भी एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व हो गया था, ये किसी को नहीं आता था तो भी कोई मैटर नहीं था। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो ऑप्शन सी क्या होगा इस क्वेश्चन का दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कंसिडर ए डॉप्ड सेमीकंडक्टर हैविंग द इलेक्ट्रॉन एंड द हॉल मोबिलिटीज म्यू एन एंड म्यू पी। इलेक्ट्रॉन एंड हॉल का जो मोबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन को म्यू एन से और जो हॉल से उनको म्यू पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेस्पेक्टिवली। इट्स इंट्रिंसिक कैरियर डेंसिटी इज एन आई, और इसका जो इंट्रिंसिक कैरियर डेंसिटी है वो एन आई है, ठीक है। The Hall concentration P for which the conductivity is minimum at a given temperature is। पूछ रहा है हॉल कंसंट्रेशन P का वह वैल्यू बताइए जिस पे जो कंडक्टिविटी है वो मिनिमम होगा फॉर ए सर्टेन गिवन टेम्परेचर। तो कंडक्टिविटी को इसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके 0 सेट कर देंगे तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगा P का। आइए देखते हैं कैसे कर रहे हैं। लॉजिक वही है दोस्तों। ओके सो conductivity of a doped semiconductor in terms of number density and electrons and holes is given by sigma equal to, देखिए आप यहाँ से E Ne mu plus NH mu H इक्वेशन 1 for intrinsic semiconductor Ni square is Ne NH। तो यहाँ से Ne आप निकाल लीजिए, Ni स्क्वायर बाई NH हो गया, इसको पुट कर दीजिए यहाँ पे जो Ne दिख रहा है वहाँ पे। तो सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा ई एन आई स्क्वायर बाई एन एच म्यू प्लस एन एच म्यू एच। अब इस सिग्मा को एन एच के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, ठीक है। हॉल कंसंट्रेशन वहाँ पे एन पी से रिप्रेजेंट किया था और हम हॉल कंसंट्रेशन को एन एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डजेंट मैटर, ठीक है, हमको आंसर से मतलब है। तो डो सिग्मा बाय फॉर द कंडक्टिविटी टू बी मिनिमम, डो सिग्मा बाय डो एन एच, डो सिग्मा बाय डो एन एच मस्ट बी इक्वल टू 0। तो देखिए इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि आप अपने से इसको सॉल्व कर ही सकते हैं, बहुत ही आसान डिफ्रेंसिएशन है, ठीक है ना। ओके तो सॉल्व कर लीजिएगा एंड देखिएगा एन एच का वैल्यू कितना आ रहा है, एन आई रूट अंडर म्यू बाई म्यू एच आ रहा है, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन म्यू को इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन को म्यू एन से रिप्रेजेंट किया था और हॉल कंसंट्रेशन को म्यू पी से रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। तो एन एच इक्वल टू क्या आ गया, एन आई, और म्यू को म्यू एन से रिप्लेस कर दीजिए, म्यू एच को म्यू पी से। तो एन एच का हॉल कंसंट्रेशन का वैल्यू, एन पी का वैल्यू कितना आ रहा है, एन आई रूट अंडर म्यू एन बाई म्यू पी। आशा करता हूँ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि हम इस पर क्या किए, सिग्मा लिखे और उसको एन एच के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिए। तो एन आई रूट अंडर म्यू एन बाई म्यू पी। तो ऑप्शन ए क्या होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का, करेक्ट आंसर होगा। आपको ये डिफ्रेंशिएशन पता नहीं समझ में आया कि नहीं। जैसे इसको, इस सिग्मा को एन एच के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये देखिए कितना आएगा, ई रह जाएगा बाहर में, कांस्टेंट रहने दीजिए। यहाँ देखिए यहाँ क्या है, यहाँ है एन आई स्क्वायर म्यू ई, और ये 1 बाई एन एच है तो इसका हो जाएगा -1 बाई एन एच स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1 बाई एन एच स्क्वायर, प्लस यहाँ पे ये तो एन एच है, हम एन एच के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो सिर्फ बचेगा म्यू एच, ठीक है। तो अब दिस मस्ट बी इक्वल टू, थोड़ा लंबा पेज ले लेते हैं क्या, ओके। सो क्या आया था, ई आया था
-1/NH² आया था, NI² आया था। यहाँ तो म्यू एच हट गया था NH। एक मिनट, ये दिखाना ज़रूरी है, अदरवाइज डिफ्रेंसिएशन कैसे होगा। ओके, सो E -NI² म्यू E NH² प्लस म्यू एच इज इक्वल टू 0 था ना। तो चूँकि E इज नॉट इक्वल टू 0 तो ये पूरा टर्म 0 के बराबर हो जाएगा। तो म्यू एच इज इक्वल टू NI² म्यू ई बाय NH², ठीक है। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमें म्यू एच हॉल को म्यू पी से रिप्रेजेंट करते हैं। हमें क्या निकालना है, NH² निकालना है, ठीक है। तो NH² को उठा के इधर ले आइए और ये म्यू एच को उठा के इधर ले आइए, तो ये म्यू एच हो जाएगा। तो रूट अंडर म्यू बाय म्यू एच, और ये NI² से NI हट जाएगा, तो NP बचेगा, कितना बचेगा NI, और रूट अंडर म्यू N बाय म्यू पी। E और H को E N और P से रिप्लेस कर दीजिए। तो ये इसका कुछ इस तरह से सॉल्यूशन होगा डिफ्रेंसिएशन का। बहुत ज़्यादा यहाँ पे तो एक्सप्लेनेशन नहीं हो पा रहा है इसमें, लिखने की वजह से इसमें प्रॉब्लम है। खैर, उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है।